छोटे से गांव में राम और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। राम हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त विजय इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन विजय ने राम से, अरे ओ मेरे मित्र राम भाई, अरे तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे, समझ में आ रहा है। अरे मित्र, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला। अरे अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। भाई याद रखना विजय, तुम जो 10 को दोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। अरे यार, यह सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से बड़ी अच्छी लगती हैं। अरे भाई देखो, मैं आज भी कहता हूँ कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन यार तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। विजय की बात सुनकर राम मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि विजय भीतर ही भीतर उसे जलने लगा था। इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का ढिंढोरा पीटता रहता है। अरे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो यह मेरी नहीं सुनता तो ठीक है, अब मैं भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। विजय कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। विजय का ऐसा मत करो मेरी जान, देखकर विजय की लाइफ में पत्नी कुछ अच्छा करो यार। क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं, ये जो कुछ भी है ना सब मेरे मित्र राम की वजह से है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे राधा, तुम तो जानती हो कि राम की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है। अरे गांव के लोग जितना उसका सम्मान करते हैं ना मेरा, क्या रे मेरा बिल्कुल भी नहीं करते। जल भून जाता हूँ मैं अंदर से। अरे काश कि ऐसा हो जाता कि राम की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती तो उस दिखावे की अक्ल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता। अच्छा तो ये बात है, इसके लिए तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं। ए जी, आपका दोस्त ठेकेदार है। ठेकेदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ समझ नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपने दोस्त राम को ठेकेदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राधा। अरे राम के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा। तुम्हारी बुद्धि तो बैल बुद्धि ही रहेगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर राधा विजय के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। राधा की बात सुनकर विजय अपनी पत्नी की ओर देखकर, ओ वास्तव में पहले तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, पत्नी हो तो ऐसी। अगले दिन विजय ठेकेदार के पास जाकर, जमींदार, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरे दोस्त राम की जमीन। भाई बता दूं, वो बहुत उपजाऊ जमीन है। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर? मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। भाई फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। योजना बनानी पड़ती है, परंतु राम तो तुम्हारा दोस्त है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? क्योंकि मुझे राम का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुनो देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप राम की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी राम की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात के जो सपने देखता रहता हूँ, लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। चलो अब तो मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है।
तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को राम के घर पर भेज दीजिए जिसे राम न जानता हो और न कभी देखा हो। वो बूढ़ा राम से अपनी बेटी का विवाह न होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वो इतना धन मांगेगा कि राम के बस के बाहर की बात होगी। अब जैसा कि मैं राम का स्वभाव जानता हूँ, वो तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं, और मैं वहाँ पर मौजूद रहूंगा और मैं राम को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार राम ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पे ब्याज लगाते रहना। अरे इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है, क्यों जमींदार साहब? सही कहा ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मान गए विजय, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं। भाई बढ़िया है। ठीक है, तो मैं राम के घर पे ही जा रहा हूँ। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना, और हाँ, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे राम जानता ना हो। ठीक है। कुछ ही देर में विजय राम के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति राम के घर पर आकर, क्या देख रहे हैं? दूसरे गांव से आया हूँ बेटा। हलवाई क्या? मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते, लोगों की मदद करते हो। अरे मैं बहुत समस्या में हूँ। हाँ बाबा, क्यों नहीं बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, वह सब चोरी हो गए। बेटा, मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया। अरे परंतु महाराज कहाँ हम जैसे छोटे लोगों की मदद करते, कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता करो या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं बेटा। क्या करूं मैं? ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। अरे तो चिंता क्यों करते हो राम? जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना। बाबा आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। राम विजय के साथ ठेकेदार की हवेली चला गया। ठेकेदार मुस्कुराते हुए राम से, राम, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इतना धन तो दे सकता हूँ जितना तुम मांग रहे हो, मगर भाई 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन मुझे वापस चाहिए। सीधी बात है। हाँ ठीक है जमींदार, आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। बस ठेकेदार ने राम को धन पकड़ा दिया। राम खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को पैसे दे दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति सीधे ठेकेदार की हवेली चला गया। ये लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया, रख लीजिए। हाँ, बहुत अच्छी योजना बनाई है भाई, हमारा तो दिल खुश हो गया। मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और राम मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद राम अपनी फसल काटकर राज्य में बेच आया और ठेकेदार का कर्ज चुकाने के लिए ठेकेदार की हवेली पर पहुंच गया। ये लीजिए जमींदार, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राम। अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वह तो असल है। अरे भाई, मुझे ब्याज भी चाहिए। लेकिन जमींदार, हमारे और तुम्हारे बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस ये था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। ब्याज कहाँ से आ गया? वाह वाह, ब्याज कहाँ से आ गया?
तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था? कौन सा मुझे कीड़ा काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं? ए भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत। तो ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है? मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा। बताइए। ठेकेदार ने राम को इतना ब्याज बताया कि राम को चक्कर आने लगा। बाप रे, इतना भारी ब्याज! ये तो सरासर अन्याय है। जमींदार, इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। अरे तो कौन कह रहा है खेत बेचो तुम खेत? अरे भाई, कौन सा खेत? कौन से खेत की बात कर रहे हो? कान खोल के सुन लो, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म। क्या ये तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो? जमींदार, तुम देखना, इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। अगले दिन राम राज्य के राजा रतन सिंह के महल में पहुंच गया। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र विजय को भी महल में बुलाऊंगा। पहले उनसे भी समझूंगा। कुछ देर बाद विजय और ठेकेदार राजा के सामने खड़े हुए थे। राम ने मुझे जो बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर राम का खेत हड़प लिया। अरे ये तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे ये राम झूठ बोल रहा है। अरे महाराज, ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप विजय से पूछ लीजिए ना। विजय तो राम का दोस्त है ना, वह तो सच बोलेगा। क्यों भाई विजय, बताओ क्या ये बात सच है? महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। हाँ। तुम ये क्या कह रहे हो विजय? सही तो कह रहा हूँ राम। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में झूठी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो महाराज? सीधी बात यह है कि राम एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है। ऐसा गांव के लोग समझते हैं, परंतु मैं जानता हूँ महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इससे अपना राजा समझे। महाराज, ये सरासर झूठ बोल रहा है महाराज। ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये बताओ कि क्या ये सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, ये सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा समझते हो? इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोग अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस ठेकेदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूँ कि राम के पास अब कुछ नहीं बचा। राम मेरे गांव का है, इसीलिए इसके बुरे काम को देखते हुए फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहे तो। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि राम अब कभी भी मेरी रकम तो ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। ये तो आप देख ही चुके हैं। अब यह मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं यह ऐलान कर दे कि आज से राम का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा राम को देने के लिए तैयार हूँ, जिससे वह खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ महाराज। अरे कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है?
तुमने सही कहा, वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कर लो भाई अपने हिसाब से, और क्या कर सकते हो अब? भला इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? बस ठीक है, आज से राम का खेत जमींदार का हुआ, और जमींदार जो खेत का टुकड़ा राम को दे रहा है वह राम का हुआ। बस अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। राम मुंह लटका कर अपने घर पर आ गया। राम की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी राम से, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं, मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। वह सब तो ठीक है, पर हमारी उपजाऊ खेत हमसे छीन गया। उस ठेकेदार ने हमसे छल करके अपनी बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है। अरे वो तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है, शिकायत इस बात की है कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन राम ठेकेदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी राम ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में लोग छुप के बैठे हुए थे। राम दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। क्यों, तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा के महल में पकड़े जाएं। अरे भाई चिंता ना करो, राजा का मंत्री हमसे मिला हुआ है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा की हत्या करके वापस आ जाएंगे। बस हो गया हमारा काम, चलो, महाराज की जान तो खतरे में है। इतना बोलकर राम दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चला गया। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा के पुत्र राजकुमार पर पड़ी। राम दौड़ता हुआ राजकुमार के पास पहुंचकर सारी घटना बताने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ राजमहल। ये सूचना तुम स्वयं महाराज को सुनाना। नहीं, बिल्कुल नहीं राजकुमार, आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। अरे कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? राम राजकुमार की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से सीधे बंजर खेत में आ गया और वहां पर कड़ी धूप में कुदाल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी राम को ऐसा लगा जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गली हुई है। राम तुरंत कुदाल से धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में राम ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। राम ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। उस संदूक में सोने, हीरे, मोती जगमगा रहे थे। राम बड़े से बक्से को लेकर अपने घर ले आया और अगले दिन सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन ठेकेदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसे सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। मगर राम नहीं जानता था कि उन दोनों की बातें बाहर विजय भी सुन रहा था। बाप रे, अरे ये तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। अब मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। विजय तुरंत जमींदार के पास चला गया। जमींदार, तुमने जो बंजर खेत राम को बड़े डींगे हाँकने के लिए राजा के सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी और पुराना संदूक निकला है जिसमें सोने चांदी भरे हुए हैं। अरे उस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो बक्सा राम से वापस ले लूंगा। अरे वो तो मेरा हुआ भाई। ठेकेदार विजय के साथ राम के घर पर चला गया। क्या देख रहे हैं? राम, ए भाई, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है, लाओ मुझे वापस करो।
बकवास बंद करो ठेकेदार, तुमने वो जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी, अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा अधिकार है। ठेकेदार और विजय दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। अरे महाराज, आपने राम की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में एक बहुत पुराना सोने का बक्सा गड़ा हुआ था। कुछ ही देर बाद राम भी वहाँ पर राजा के सामने खड़ा हो जाता है। जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी उपजाऊ जमीन पर सोने, चांदी, हीरे, मोती का बक्सा निकला है, जबकि अब वह जमीन जमींदार की है। जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है। महाराज, बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वह बंजर जमीन मेरी है। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। अरे यह मेरा बचपन से दोस्त है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको। बहुत लालची है ये, और अब जाकर मेरी समझ में आया कि यह लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि यह चोर भी है। तभी वहाँ पर राजकुमार आ पहुँचा, जो राम को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, कल राज्य के गुप्तचर पकड़े गए हैं। इसकी सूचना इसने ही दी थी। आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में भी इसी इंसान ने मुझे बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि यह सूचना स्वयं महाराज को दे दे, वो तुम्हें इनाम देंगे, परंतु इसने मना कर दिया। पिताजी, राम, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम तो चाहते तो इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी नहीं लेता। इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। सीधी तरह से सच उगल दो तुम दोनों, नहीं तो तुम सबकी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग करवा दूंगा मैं। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। मैं इन दोनों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इन्हें आज़ाद करना ठीक नहीं होगा आगे जाकर। ये तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य करेंगे, नहीं तो फिर यह किसी दूसरे को बर्बाद करेंगे, क्योंकि इनकी नियत ही खराब है। जमींदार ने जो खेत बेईमानी और धोखे से तुमसे हड़पा था, वह खेत अब से फिर से तुम्हारा हुआ। सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल दो।